तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, बहुत अच्छे से हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। जैसे हमने मानव का उद्भव, पाषाण काल, स्टोन एज, पुरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, यहाँ तक के टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके थे। बाकायदा मैप बना करके आपको अलग अलग साइट्स हमने बताई थी। उम्मीद है कि जो भी लोग एप्लीकेशन पर हैं आपने क्विज भी लगा लिया होगा। क्विज रेगुलर आपको लगाना है। क्विज लगाने का फायदा आपको यही मिलेगा कि जो आप यहाँ पढ़ेंगे उसका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आज की क्लास में हमें इसी टॉपिक के बचे हुए हिस्से को कंप्लीट करना है। आज हम चर्चा करेंगे पहले ताम्र पाषाण काल की, अर्थात हम चैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम महापाषाण काल, मेगालिथिक एज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लौह युग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ बेसिक फैक्ट हैं, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कुछ बातें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में कुछ बातें। तो वो जो बेसिक बातें हैं जहाँ से सवाल बने हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आइए ताम्र पाषाण काल के बारे में हम समझते हैं, चैल्कोलिथिक एज के बारे में हम समझते हैं। देखो साथियों, जैसा आप देख सकते हैं कि ताम्र पाषाण ये दो शब्दों से मिलकर के बना है चैल्कोलिथिक। इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, एक है ताम्र अर्थात तांबा और दूसरा है पाषाण अर्थात पत्थर। तो ये मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड था जब मानव ने तांबा और पत्थर का एक साथ प्रयोग किया, कॉपर और स्टोन को एक साथ प्रयोग किया। इसे इंग्लिश में हम चैल्कोलिथिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शब्द हैं ये ग्रीक शब्दों से बने हैं साथियों। एक ग्रीक शब्द है खालकोस जिसका मतलब होता है कॉपर, और एक ग्रीक शब्द है लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। यही रीजन है कि जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया तो इसे चैल्कोलिथिक कहा गया। तो खालको से चैल्को वर्ड आया है कॉपर, और लिथिक मतलब लिथोस मतलब स्टोन। देखिए, हमने कल एक बात डिस्कस की थी कि तांबा मानव के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। जो कॉपर है, इट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन। फिर इंसान ने शुरुआत में, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंसान, लगभग 24.5 लाख सालों से इंसान पत्थर का प्रयोग कर रहा था। तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने तांबा के बारे में जैसे इंसान को पता चला हो और उसने पत्थर को छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। वो तांबा और पत्थर दोनों का साथ में प्रयोग करता था। वो कॉपर और स्टोन दोनों को साथ में प्रयोग करने लगा। इसी काल को हमने ताम्र पाषाण काल कहा है, इसी को हमने चैल्कोलिथिक एज कहा है। साथियों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो ताम्र पाषाण काल है ना, ये भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये इंडिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। कहा जाता है कि भारत में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हो गया था, और जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई उसके बाद भी भारत में ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां बनी रही। तो जब भी आप इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर में पनप रही थी तब दूसरे क्षेत्रों में भी ये बनी थी, और जब सिंधु सभ्यता की समाप्ति हो गई तब भी ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां बनी रही। इंग्लिश में जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो इंडिया में बहुत पुराना है। जब इंडस सिविलाइजेशन नहीं था तब भी इंडिया में चैल्कोलिथिक कल्चर था। जब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इंडस सिविलाइजेशन इवॉल्व कर रही थी तब भी ये सिविलाइजेशन थी। इवन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशंस इंडिया में बनी रही, जिनको हम चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। साथियों, ये नव पाषाण काल के बाद शुरू हुआ, ये नियोलिथिक एज के बाद शुरू हुआ। तो नव पाषाण काल में हमने देखा था कि मानव ने कृषि
की जानकारी एकत्रित कर ली थी। इंसान को एग्रीकल्चर के बारे में पता चल चुका था। अब जब मानव को कृषि के बारे में पता चल चुका है, एग्रीकल्चर के बारे में पता चल चुका है साथियों, तो यहीं से हमारा एक टॉपिक निकल के आता है कि स्थायी निवास भी मानव का शुरू हो चुका था। तो कृषि और स्थायी निवास की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। तो ये जितनी भी संस्कृतियां बनी, ये ग्रामीण संस्कृतियां थीं और इंसान अब एक समुदाय के रूप में रहने लगा था, जिसे हम रूरल कम्युनिटी कहते हैं। तो ये शहरी संस्कृतियां नहीं थी, ये ग्रामीण संस्कृतियां थीं, लेकिन मानव एक समुदाय के रूप में रह रहा था और इनका जो मुख्य व्यवसाय था, इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, वो कृषि और पशुपालन था। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यही इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। ये गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, इस प्रकार की फसलों को उगाया करते थे, क्योंकि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हो चुकी है। एक बात यह भी है साथियों कि ये काले, लाल और गेरुआ रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ब्लैक, रेड और ऑरेंज कलर के अलग अलग तरह के पोटरी का प्रयोग करते थे। ये भी हमने देखा था। कल की क्लास में आपको याद होगा कि नवपाषाण काल से अर्थात न्यूलिथिक एज से मृदभांड की शुरुआत हो गई थी, पोटरी की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में मानव अपने हाथ से ही मृदभांड बनाया करता था। जितनी भी पोटरी थी उसको इंसान अपने हाथों से ही बनाया करता था। धीरे धीरे आगे चल करके चाक का आविष्कार होगा, उसके लिए लेकिन अभी समय लगेगा। ठीक है, फिर शवाधान की शुरुआत हो चुकी थी, ये भी बहुत पहले हो चुका है। ब्यूरियल, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पश्चिम भारत में पूर्ण शवाधान होता था, जबकि पूर्व भारत में आंशिक शवाधान होता था। हम अभी आगे सिंधु सभ्यता में आपको बताएंगे कि कंप्लीट ब्यूरियल और पार्शियल ब्यूरियल में क्या अंतर होता है। दैट वी विल डिस्कस इन द इंडस सिविलाइजेशन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चैल्कोलिथिक कल्चर था इंडिया का, जिसे हम जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं, जोरवे कल्चर के नाम से जानते हैं। जोरवे कल्चर ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। आप तटीय क्षेत्र छोड़ दें, कोस्टल इलाका छोड़ दें, तो लगभग पूरे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति फैली हुई थी। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दायमाबाद उनका सबसे बड़ा साइट था। उसके अलावा इनाम गांव, नेवासा, ये भी उसी की प्रमुख स्थल थे साथियों। तो जोरवे संस्कृति में, जोरवे कल्चर में जब लोगों को दफनाया गया ना, तो उत्तर दिशा की ओर उनका सर होता था और दक्षिण दिशा की ओर उनके पैर होते थे। तो नॉर्थ की तरफ उनका सर होता था और साउथ की तरफ उनके पैर होते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर उनको दफनाया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि अब समुदाय का विकास हो चुका है, अब कल्चर का डेवलपमेंट हो चुका है, लोग गांव में एक कम्युनिटी बना करके रहने लगे हैं, विलेजेस में लोग एक कम्युनिटी बना करके रहने लगे हैं, तो धीरे धीरे जाकर के अब रिचुअल्स भी डेवलप होने लगेंगे, अलग अलग प्रथाएं भी अब विस्तृत होने लगेंगी। ये सारी चीजें हमें इस काल में देखने के लिए मिलेंगी। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर देखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार रिकॉल करा देता हूं। ताम्रपाषाण काल मानव इतिहास का एक ऐसा काल है जब मानव ने तांबा और पत्थर दोनों का साथ में प्रयोग किया। यह एक ग्रामीण संस्कृतियां थी, रूरल कल्चर था। यहाँ कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इनका मेजर ऑक्यूपेशन था। मृदभांड भी ये बनाते थे, लाल, काले और गेरुआ रंग के मृदभांड, और शवाधान की प्रक्रियाएं का भी प्रचलन शुरू हो चुका था। जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हैं उनकी शुरुआत भी दोस्तों हो चुकी थी। अब हमें प्रमुख स्थानों की बात करना है। देखो, इसके प्रमुख स्थानों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये कुछ इमेजेस हैं चैल्कोलिथिक कल्चर की। मैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम आपको लेता हूँ। ये भी संस्कृतियों के रूप में विकसित हुआ, ये भी एक क्लस्टर के रूप में विकसित हुआ। जैसे हमने कल देखा था कि नवपाषाण काल में मद्रास का जो पल्लावरम वाला इलाका था, वहां हमें एक जैसी बहुत सारी साइट मिली थी, हमें एक जैसे बहुत सारे औजार मिले थे। तो हमने क्या नाम दे दिया? हमने कहा ये मद्रास संस्कृति है, ये मद्रास कल्चर है। ठीक इसी तरह जो सोहन नदी वाला इलाका है दोस्तों, तो सोहन नदी वाले इलाके में भी सोहन घाटी का जो पर्टिकुलर एरिया है, तो सोहन घाटी वाले क्षेत्र में भी हमें बहुत सारे स्थान मिले।
और वहां पर भी हमें बालुकाश्म अर्थात पेबुल से बने हुए एक जैसे उपकरण मिले। तो हमने कहा कि ये सोहन घाटी संस्कृति है, जिसके बारे में प्रोफेसर DN वाडिया ने पता लगाया था, लेकिन वहां रिसर्च का काम प्रोफेसर टेरा के द्वारा किया गया था। तो इसी तरह से भारत में हमें 4 प्रमुख क्लस्टर मिलते हैं जहां इन संस्कृतियों का विकास हुआ। सबसे पहले आप देखें महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में साथियों इस समय पर महाराष्ट्र वाले इलाके में बहुत गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम जोरवे संस्कृति कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोरवे संस्कृति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ। इंडिया का सबसे बड़ा चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ, जिसे हम जॉरवे ट्रेडिशन के नाम से या जॉरवे कल्चर के नाम से जानते हैं। नंबर 1। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे इलाके आते हैं, जैसे जोरवे खुद एक जगह का नाम है। दायमाबाद, याद रखेंगे कि दायमाबाद जॉरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान था। दायमाबाद वॉज द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ द जॉरवे कल्चर। फिर नेवासा, मध्य पाषाण काल याद आ रहा होगा आपको, मध्यपुरा पाषाण काल याद आ रहा होगा। फिर इनाम गांव और दायमाबाद, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी। यहां माना जाता है कि नगरीकरण की शुरुआत होने वाली थी। ये नगरीकरण की स्टेज पर पहुंच गए थे। तो ये याद रखेंगे, दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, जॉरवे, ये सारे के सारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। ये सारी की सारी चैल्कोलिथिक साइट हैं और ये जॉरवे संस्कृति के अंतर्गत आती थी, जॉरवे कल्चर के अंतर्गत आती थी। जॉरवे संस्कृति का विकास, जैसा मैंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो यहां पर इसका विस्तार था। इसी तरह से एक और संस्कृति भारत में पनपी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं साथियों, अगले जो कल्चर हमें देखने मिला वो था आहार संस्कृति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार जो संस्कृति है ये मुख्य रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में पनपी, और आहार संस्कृति के प्रमुख स्थानों में ये 3 जगह आती हैं। आहार, जिसे आहार भी कहा जाता है, बालाथल और गिलुंड। अगर किसी को याद आ रहा हो तो MPPSC की मेंस में बालाथल संस्कृति पूछा गया। अब अगर किसी ने सिर्फ ये पढ़ा है कि आहार संस्कृति राजस्थान में है तो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा कि आहार संस्कृति को ही बालाथल संस्कृति भी कहा जाता है, इसी को गिलुंड संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 इस संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे। तो आहार कल्चर कहाँ डेवलप हुआ? राजस्थान में। आहार कल्चर के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? आहार, बालाथल और गिलुंड। आहार, बालाथल और गिलुंड, तो ये 2 कल्चर हो गए। तीसरा एक कल्चर और जो मध्य प्रदेश में 2 कल्चर डेवलप हुए, एक कायथा कल्चर और दूसरा मालवा कल्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये कायथा कल्चर है और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये मालवा कल्चर है। तो कायथा और मालवा कल्चर जो है साथियों, इनका विकास मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप कायथा संस्कृति को ध्यान से देखें तो कायथा संस्कृति में ये कायथा वाला रीजन देखने के लिए मिलेगा। कायथा, नवदा टोली, एरण, ये सारे क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे जो प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। मैं एक आपको और बता दूं कि राजस्थान में एक गणेश्वर नाम की जगह है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जो गणेश्वर है यह भी एक बहुत प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, लेकिन अभी मैं स्थल याद नहीं करवा रहा हूं आपको, स्थल हम अलग से पढ़ेंगे। अभी बस मैंने आपको यह बताया कि 4 जगह पर, छोटे छोटे स्थान तो हर जगह है, छोटी छोटी जगह तो आपको हर जगह मिलेगी, पर 4 जगह इन्होंने एक क्लस्टर को डेवलप कर लिया था, मतलब घनी बस्तियों के रूप में ये रहते थे। तो हमने देखा कि मुख्य रूप से 4 ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। एक है जॉरवे संस्कृति, भारत की सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इंडिया का लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर, और जॉरवे संस्कृति के अंतर्गत दायमाबाद सबसे बड़ा स्थान है, फिर इनाम गांव आता है, जॉरवे आता है और नेवासा आता है। आहार कल्चर जो राजस्थान में डेवलप हुआ, आहार
संस्कृति के अंतर्गत आहाड़, गिलुंड और बालाथल और गणेश नहीं आता इसमें, ये 3 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। फिर मालवा कल्चर जो मध्य प्रदेश में विकसित हुआ, और कायथा कल्चर ये भी मध्य प्रदेश में विकसित हुआ। बाकी छोटे छोटे स्थान तो हर जगह पर हैं, वो हम बाद में याद करेंगे। अब देखें, इन संस्कृतियों को मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। आइए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है सारी चीजें, तो आप परेशान नहीं होंगे। आइए देखते हैं। जॉर्वे संस्कृति के बारे में जैसे हमने लिखा, जॉर्वे कल्चर के बारे में हमने लिखा कि ये सबसे बड़ी संस्कृति थी। ईयर को याद मत करना, ईयर हर जगह अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे बड़ी संस्कृति थी जॉर्वे संस्कृति। जो जॉर्वे है ये लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर था। ये मुख्य रूप से गोदावरी और प्रवरा नदियों की घाटी में स्थित था। मुख्य रूप से ये गोदावरी और प्रवरा नदियों की घाटी में स्थित था। दायमाबाद सबसे बड़ा स्थान था, और इनाम गांव में हमें मातृ देवी की पूजा और किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। ये मुख्य रूप से गोदावरी और प्रवरा वैली में था। इनाम गांव का फोर्टिफिकेशन हुआ है, और वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस के हमें एविडेंसेस मिले हैं, और दायमाबाद जो है वो इसकी लार्जेस्ट साइट था। यही मैंने बताया, यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं दोस्तों। इसके बाद है आहार संस्कृति या आहार कल्चर। ये कहाँ विकसित हुआ? तो ये मुख्य रूप से आप देख पाए कि इसका विकास राजस्थान में हुआ। इसके प्रमुख स्थल में आहार, गिलुंड और बालाथल आते हैं। गिलुंड से हमें एक अग्निकुंड भी मिला है, और इसके बारे में अक्षय कीर्ति व्यास ने पता लगाया था। जो गिलुंड है, यहाँ से हमें एक फायर पिट भी मिला है, और अक्षय कीर्ति व्यास ने इसके बारे में पता लगाया था, इसको डिस्कवर किया था। इसी तरीके से कायथा संस्कृति है जो कि मध्य प्रदेश में है। कायथा के अंतर्गत उज्जैन वाला इलाका आता है। कायथा संस्कृति के बारे में जिसने पता लगाया था दोस्तों, वो हैं प्रोफेसर V.S. वाकड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायथा संस्कृति के बारे में जिसने पता लगाया था वो है प्रोफेसर V.S. वाकड़कर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कायथा से हमें घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। कायथा से हमें हॉर्स के रिमेन्स भी मिले हैं। ठीक, और फिर आता है मालवा संस्कृति अर्थात मालवा कल्चर। इसके तहत उज्जैन का नागदा वाला इलाका, खरगोन का महेश्वर और नवदा टोली। नवदा टोली तो बहुत ही फेमस है, ये आता है। तो याद रखेंगे साथियों, जो नवदा टोली है ये मध्य प्रदेश में आता है, और नवदा टोली एक प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट है। तो ये हो गए 4 संस्कृतियां। उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ होगा। एक बार उसको ध्यान से देख लें कि प्रमुख संस्कृतियों में जोरवे संस्कृति, दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव और जोरवे। फिर आहाड़ संस्कृति, गिलुंड, बालाथल और आहाड़। फिर कायथा संस्कृति, कायथा कल्चर जिसमें एरण भी आ जाता है, और नवदा मालवा कल्चर जिसमें नवदा टोली, महेश्वर और ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। ये प्रमुख 4 संस्कृतियां थी। उसके अलावा अगर आप प्रमुख स्थानों की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में गणेश्वर प्रमुख इलाका था, बिहार में चिरांद बहुत प्रमुख इलाका है। इसी तरीके से आप देखें कि दक्षिण भारत में मस्की, हल्लूर, ब्रह्मागिरी ये प्रमुख इलाके हैं। एरण भी एक प्रमुख इलाका है। एरण के बारे में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था। एक अभिलेख यहाँ से मिलता है, भानुगुप्त का अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य था, जिसमें सती के पहली एविडेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए अब हम स्थानों के बारे में और पढ़ लेते हैं। ये चैल्कोलिथिक कल्चर है, इस प्रकार से कुछ रहा होगा। प्रमुख स्थान तो राजस्थान में आहाड़ जिसका पुराना नाम तांबावती था, तांबावती, गिलुंड, बालाथल, ओजियाना और गणेश्वर, ओजियाना और गणेश्वर। मध्य प्रदेश में कायथा, एरण, महेश्वर और नवदा टोली। नवदा टोली विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इसके बारे में HD सांकलिया ने पता लगाया था। एक बहुत ही भारत के काबिल पुरातत्वविद हुए, एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे HD सांकलिया। उन्होंने नवदा टोली के बारे में पता लगाया था। प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र से जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, सोनगांव, चंदोली, दायमाबाद, नासिक। ये पश्चिम बंगाल में पूर्व वर्धमान का इलाका है। एक पूर्व वर्धमान में एक जगह है
पांडु राजर ढीबी। मैं दिखाता हूं आपको, ये जो जगह है इसका नाम है पांडु राजर ढीबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये पूछा गया था कि पांडु राजर ढीबी नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहां पर है। तो बड़ा सा नाम है, अजीब सा नाम है, तो याद रखना। दूसरा, यहां पर एक और जगह है महिषदल, ये भी इंपॉर्टेंट है। महिषदल नाम की जगह है, बिहार में। चिरांद है, सेनुवार है और ताराडीह है। चिरांद, सेनुवार और ताराडीह, ये याद रखेंगे। एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाएं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने कौन कौन से स्थान देखे, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमें कुछ स्थान ये समझ में आया कि सर नंबर 1, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एक बार कमेंट भी करते जाएं कि जोरवे, ठीक है, इनाम गांव, फिर नेवासा और दायमाबाद। दायमाबाद सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति का स्थल था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है राजस्थान। तो राजस्थान से हमें कौन कौन सा जगह मिला, गणेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट, आहाड़, ठीक है, फिर बालाथल और इसके बाद गिलुंड, ठीक। फिर मध्य प्रदेश से हमें क्या क्या मिला साथियों, तो मध्य प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश से सर कायथा, नागदा नाम की एक जगह है, ओके। फिर नवदा टोली, नवदा टोली, जिसके बारे में किसने पता लगाया था, प्रोफेसर HD सांकलिया ने। महेश्वर, महेश्वर और एरण, ये प्रमुख जगह है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक इसी तरह से हम अगर बिहार जाएं तो बिहार में 2 जगह है, एक है चिरांद और दूसरा है सेनुवार, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल को हम डिस्कस करें साथियों, तो वेस्ट बंगाल में 2 जगह है, एक तो महिषदल नाम की जगह है और एक पांडु राजर डीबी, पांडु राजर डीबी नाम की जगह है। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। देखो, पांडु राजर डीबी और नवदा टोली और गणेश्वर, ये तो पुराने सालों में 2 से 3 बार पूछे भी गए हैं दोस्तों, तो ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा। तो यही है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, चैल्कोलिथिक एज इंडिया का। उम्मीद है कि ताम्रपाषाण काल क्लियर हो गया होगा, चैल्कोलिथिक एज क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले हिस्से पर आते हैं दोस्तों हम, और हमारा अगला हिस्सा है महापाषाण काल अर्थात मेगालिथिक कल्चर। देखो, यहाँ 2 बड़े शब्द हैं, इंग्लिश में भी है तो परेशान नहीं होंगे। 2 शब्द हैं, एक है मेगा और दूसरा शब्द है लिथोस। मेगा और लिथोस, ये 2 शब्द हैं। मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथोस मतलब होता है पत्थर, तो विशाल पत्थरों से निर्मित। अब मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। बेसिकली महापाषाण काल, बहुत ध्यान से सुनना, प्रश्न यहीं से बनता है। बेसिकली महापाषाण काल भारत में मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जब मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके कब्रों का निर्माण किया। आपने सही सुना, कब्रों का निर्माण किया। मेगालिथिक एज इंडिया में एक ऐसा टाइम पीरियड है व्हेन ह्यूमन यूज्ड लार्ज स्टोन for the burials, when human used large stones for the burial। और एक इंटरेस्टिंग बात, इसका विकास मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुआ है। साउथ इंडिया में ये मुख्य रूप से विकसित हुआ है, प्राइमरली डेवलप्ड हुआ है। और यहाँ बड़ी बड़ी कब्रें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके देखने के लिए मिलती हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं था, भारत के बाहर भी देखने मिलता है। और एक और बात सुनिए, महापाषाण काल का समय निश्चित नहीं है भारत में। कहीं कहीं पर ये नवपाषाण काल के साथ शुरू हो गया, नियोलिथिक एज के पैरेलल शुरू हो गया, कहीं पर नियोलिथिक के जस्ट बाद, कहीं पर चैल्कोलिथिक के बाद। तो यहाँ एक चीज आप दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे स्टोन एज हो, वहां पर आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यार, जैसे आज के हम भारत की बात करें, हमारा गांव है सीतानगर, तो जब हमारे भारत में, आज से भारत का अध्ययन किसी ने किया 1000 साल के बाद या 1 लाख साल के बाद भारत के बारे में पढ़ा, तो उसे हमारे गांव का साक्ष्य भी मिलेगा। और एट द सेम टाइम उसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पटना, लखनऊ
जयपुर जैसे बड़े शहरों का भी साक्ष्य मिलेगा, बड़ी कंट्रीज के बड़े सिटीज के भी एविडेंस मिलेंगे। कहने का मतलब जब कोई भी संस्कृति होती है तो उसमें ऐसी जगह होती हैं जो विकसित होती हैं और कुछ अल्प विकसित होती हैं। कहीं कहीं पर संसाधन पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं पर संसाधन नहीं पहुंचते। तो इनके टाइम को लेकर के आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए मैं यही चीज आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हमें लगी, तो ये समझ में आ गया। महापाषाण काल मानव इतिहास का एक ऐसा समय काल है जब मानव ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कब्रों को बनाने में किया। मैं दिखाता हूं कुछ आपको इसकी साइट, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे एक जगह है हीरे बेनेकल, कर्नाटक में एक जगह है हीरे बेनेकल, ये साइट भी आपको याद होती जाएगी। हीरे बैंकल नाम की एक जगह है, हीरे बैंकल यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें हीरे बैंकल नाम की जगह है साथियों कर्नाटक में। वहां इस तरह का आपको एक स्थान देखने के लिए मिलता है। पता नहीं कैसे बनाया होगा, पर बनाया तो है। ठीक है, इसी तरीके से तेलंगाना में मुडुमल नाम की जगह है, ये बहुत चर्चा में है, यहां से प्रश्न भी बन सकता है, याद रखिएगा, रिसेंटली न्यूज में थी। तो मुडुमल नाम की एक जगह है तेलंगाना में, वहां इस तरह बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक ऐसा ही आप देखेंगे तो तमिलनाडु में ओट्टियम बाक्कम नाम की जगह है, वहां इस तरह की चीज बनाई गई है। ठीक है, ये क्रोमलेच है, ये इंडिया में नहीं मिला, ये भारत के बाहर मिला है, ये इंडिया में नहीं है। आप देखें ब्रह्मागिरी में, कर्नाटक में है ब्रह्मागिरी, वहां इस तरह की कब्र को बनाया गया है। ठीक है, इस तरह की कब्र को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जूना पानी, वहां एक स्टोन सर्किल मिला है। जूना पानी नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां स्टोन सर्किल मिला है। और साथियों एक जगह तेलंगाना में भी है एलारी गुडेम, वहां पर भी इस तरह के आपको महापाषाण कालीन स्थल देखने के लिए मिलते हैं। तो यही है महापाषाण काल के स्थल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक यही है जो मैंने आपको बताया कि बड़े पत्थरों का उपयोग करके मानव ने जब कब्रों का निर्माण किया तो इसको हमने महापाषाण काल बोला है। ठीक, तो इसके प्रमुख स्थल कौन से होंगे? नंबर 1 आदि चनल्लूर तमिलनाडु, ओट्टियाम्बाकम तमिलनाडु, हीरे बेनेकल कर्नाटक, मंगडू केरल, अल्लारी गुडेम और मुडुबल तेलंगाना। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रह्मागिरी कर्नाटक, कोल्डी हवा यूपी, ये सब है, पर इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट यही है। स्पेशली इसमें हीरे बेनेकल कर्नाटक का, ओट्टियाम्बाकम तमिलनाडु का, आदि चनल्लूर तमिलनाडु का और मुडुमल तेलंगाना का बहुत फेमस है। मंगडू भी बहुत फेमस है जो केरल में है। ये प्रसिद्ध स्थल है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। ये अलग अलग मेगालिथिक साइट के नाम है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम अंतिम टॉपिक की ओर आते हैं, और हमारा अंतिम टॉपिक है लौह युग। देखो, लौह युग की चर्चा ना हमें आगे भी बहुत बार करनी है, आयरन एज के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है। जैसा आपको याद होगा कि हमने क्रिश्चियन थॉमसन के बारे में पढ़ा था कि क्रिश्चियन थॉमसन ने पूरी दुनिया के इतिहास को 3 भागों में बांटा। उसका आधार मानव के द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुएं थी। याद आ रहा है, वो स्लाइड पढ़ी होगी आपने। सबसे पहले उसने कहा कि पाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग और उसके बाद लौह युग, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ये 3 अलग अलग हमें इतिहास देखने के लिए मिलते हैं। लौह युग मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जब मानव ने अपने उपकरणों को बनाने के लिए लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब ह्यूमन ने अपने अलग अलग चीजों को फॉर्म करने के लिए आयरन का उपयोग करना शुरू कर दिया, इसी को हमने क्या नाम दिया साथियों? इसी को हमने लौह युग का नाम दिया, आयरन एज का नाम दिया। लौह युग मानव के पूरे इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसे आयरन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, लौह क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे की वजह से मानव पेड़ों को काट सका, जिससे कृषि का विकास हुआ, जानवरों का शिकार कर सका, दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा कर सका, और कृषि ऐसे क्षेत्रों में भी कर सका जहां पर कठोर जमीन थी। तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे मानव के पास अब कृषि अधिशेष उत्पन्न होने लगा, ह्यूमन के पास एग्रीकल्चर का सरप्लस आने लगा।
कृषि अधिशेष या एग्रीकल्चर का सरप्लस आने लगा। और इसी एग्रीकल्चर सरप्लस का प्रयोग, इसी कृषि अधिशेष का प्रयोग उसने व्यापार और वाणिज्य के लिए किया, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए किया। और लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई, सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, जब महाजनपदों का विकास हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बिना लोहे का प्रयोग करे, विदाउट यूजिंग आयरन, दुनिया की सबसे विकसित शहरी सभ्यता बनाई थी, वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन बनाई थी। मेसोपोटामिया दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित शहरी सभ्यता थी, सबसे नियोजित शहरी सभ्यता थी। वो एक अलग कहानी है जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि लौह काल को लेकर के भारत में कुछ कमाल की डिस्कवरी सामने आ रही है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि तमिलनाडु में एक जगह है शिवगलाई, यहां एक लोहा मिला है जो 3345 ईसा पूर्व का है, मतलब 5300 ईसा पूर्व का है। अगर ये सारी बातें प्रूफ होती है ना, तो भारत का इतिहास बहुत बड़े तरीके से बदलने वाला है, बहुत अलग तरीके से बदलने वाला है। एक जगह इसी तरीके से है टेकवाड़ा, महाराष्ट्र में। याद रखना, टेकवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लौह युग का एक साइड है, टेकवाड़ा। फिर ब्रह्मागिरी, कर्नाटक, इसके अलावा गाचीबोवली, तेलंगाना। ये लौह युग की, उसमें दो याद रखेंगे आप, शिवगलाई याद रखना तमिलनाडु, और एक टेकवाड़ा। जैसे शिवगलाई वाला मैं आपको दिखाता हूं कि तमिलनाडु डिस्कवर रीराइट द आयरन एज टाइमलाइन एंड, तो यहां से हमें क्या मिला है, आप देखें कि 3345 ईसा पूर्व का हमें लोहे का एक साक्ष्य मिला है, आयरन का एक एविडेंस मिला है। ठीक, तो ये आपको याद रखना। कल मैंने आपको बताया था ना कि पोट्री के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में क्या चल रहा था, तो रेड वेयर एंड ऑक कलर पोट्री चल रही थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड में पीडब्ल्यूजी, पेंटेड ग्रेवेयर चालू हो गया महाजनपद काल में। तो ये सब हम बाद में देखेंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी बस ये लौह युग में याद रखना, टेकवाड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है महाराष्ट्र में। शिवगलाई ये चर्चा में थी, तमिलनाडु में है। यहाँ से एक बहुत पुराना हमें लौह काल का साक्ष्य मिला है, आयरन का एविडेंस मिला है। चले, दो तीन बातें और बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग, जितनी भी बातें अभी हम इतिहास के बारे में कर रहे हैं साथियों, हिस्ट्री के बारे में जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, इसमेमें ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। याद रखना, ASI की स्थापना 1861 में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करता है। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। ASI की स्थापना कब हुई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो जवाब क्या देंगे, 1861 1861 में। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय के तहत आता है, संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1861 में लॉर्ड कैनिंग और कनिंघम ने मिलकर के भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये भी जुड़ा हुआ है हमारे टॉपिक से साथियों। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, और इसमें मानव से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य रखे गए हैं। कभी भी आप भोपाल आए और जरूर आप जाइएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, आपको बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं उस प्रकार की बहुत सी चीजें आपको देखने मिलेंगी। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
या नेशनल ह्यूमन म्यूजियम या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ये याद रखना कि ये भोपाल में है। मैं इसमें भी लिख दूंगा अलग से, तो आप परेशान नहीं होंगे, मैं इसमें PDF में लिख दूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये पूरी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप इन्हें ग्रेस्प भी कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बाकी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आपका सजेशन है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।